नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जो कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में उभरा मतभेद और एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच जबरदस्त यहां पर मतभेद चल रहा है सीट के बंटवारों को लेकर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पर हमलावर हुए मांझी, अब आरजेडी और कांग्रेस को भी एलजेपी के अगले पैंतरे का इंतजार। अगर एलजेपी कुछ बड़ा कदम उठाती है तो आरजेडी कांग्रेस उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का जेडीयू को संदेश, अपने दम पर बना सकते हैं सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लाल आंख दिखाने की कोशिश की है और यहां पर स्थिति अब बिगड़ सकती है एनडीए की, और फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। और बीजेपी के बड़े नेता ने जेडीयू को कह दिया है कि अपने दम पर भी हम लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे एनडीए को बड़ा झटका, बड़ा नुकसान इस चुनाव में होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में उभरा मतभेद। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की लोक जनशक्ति पार्टी से पुरानी प्रतिद्वंदिता शुक्रवार को फिर से सामने आ गई। हमने आगाह किया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे तो वह भी लोजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोजपा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन राज्य में जेडीयू भाजपा गठबंधन सरकार का वह हिस्सा नहीं है। राज्य में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। लोजपा का नेतृत्व अब पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं। वह जन वितरण प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार से लेकर सड़क निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि राजग में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आने को लेकर लोजपा नाराज है और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारने पर विचार कर रही है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि कौन खुश है या नाखुश है। हम नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए यहाँ आए हैं, चुनाव में टिकट के लिए नहीं। उन्होंने कहा, अगर चिराग पासवान जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की धमकी देते रहे तो हम मुंह खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम भी लोजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पर हमलावर हुए मांझी, अब आरजेडी व कांग्रेस को भी एलजेपी के अगले पैंतरे का इंतजार। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिना शर्त जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े होते हुए बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लिया है। इस क्रम में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को चेतावनी दी है कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाएं। अब इस पर एलजेपी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। चिराग पासवान अभी चुप हैं, वे संकेतों में नए संकल्प का एहसास करा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस की आस थोड़ी मजबूत हुई है। चिराग और मांझी के सियासी पैंतरे से महागठबंधन के प्रमुख नेताओं को अलग रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ विशेष हलचल होने वाली है। इसलिए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर संभावित विमर्श को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वोटिंग मोड में छोड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में घटक दलों के साथ बात तभी आगे बढ़ेगी जब एलजेपी अपनी मंशा को पूरी तरह साफ कर देगी। ऐसे में 7 सितंबर की तिथि का सबको इंतजार है, जब चिराग ने दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुला रखी है। उसके बाद उनके राजनीतिक व्यवहार का भावार्थ सबके सामने आना है। चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर देंगे। साथ ही हम के जेडीयू के साथ एक तरफा खड़े हो जाने और एलजेपी पर तल्ख हमले का जवाब भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एलजेपी की स्थिति, राजनीतिक प्रतिबद्धता और एनडीए के साथ दोस्ती दुश्मनी के भाव पर पड़ी धुंध भी 7 सितंबर को ही साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का जेडीयू को संदेश, अपने दम पर बना सकते हैं सरकार, पर दोस्ती तोड़ना हमारी आदत नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में अभी चुनावी रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी नजर आने लगी है। राजनेताओं के तीखे बयान हो या दल बदल की खबरें, चुनाव से जुड़ी हर चीज अब तेज हो चुकी है। तमाम दल चुनावी गठबंधनों को लेकर भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस बीच आरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी बिहार में गठबंधन से जुड़ा एक अहम बयान दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम 1996 से जेडीयू के साथ साझेदारी में हैं और हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही ऐसा करना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी सांसद आरके सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बदला नजर आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सीट शेयरिंग में हमारा हिस्सा
फैसला जल्द ही तय होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से समाप्त किया जाएगा क्योंकि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणामों ने स्पष्ट रूप से बीजेपी और पीएम मोदी के वोट बेस को प्रदर्शित किया है, इसलिए सीट विभाजन केवल उसी पर आधारित होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सुशासन पर तेजस्वी का वार, विज्ञापनी सरकार में अपराध में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में आरजेडी और जेडीयू के बीच सियासी जंग चलती रही है। पोस्टरों, बैनरों और बयानों के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अब चूंकि बिहार में चुनावी गहमा गहमी तेज है, इसलिए दोनों दलों के बीच की जंग भी तेज हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, विज्ञापनी सरकार के 15 वर्षीय अपराध काल में आपराधिक घटनाओं में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी ने हर वर्ष अपराध को लेकर नीतीश सरकार के झूठे दावों की पोल खोली है। बिहार में प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं होती हैं। व्यापारी वर्ग सत्ता संरक्षित अपराधियों के निशाने पर है। तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें 2006 से 2020 के अपराध का आंकड़ा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव बोले, सत्ता मिली तो 3 साल में बिहार होगा एशिया का नंबर 1 प्रदेश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव हर संभव कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में अगर वह लीड करे तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को दलित नेतृत्व देना होगा। पप्पू यादव ने दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद 3 साल के अंदर बिहार को देश नहीं बल्कि एशिया में नंबर 1 बनाने का काम करें, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित राजनीति को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी इस बात के लिए समझाऊंगा कि नीतीश कुमार झांसी में नहीं आए और जेडीयू के साथ ना जाएं। मांझी के जरिए दलित समुदाय की सियासत पर वार करने की रणनीति बनाई गई है। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को भारत की गुलामी से बचाने के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस अगर महागठबंधन की अगुवाई करता है तो बिना शर्त वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व की कमान किसी अति पिछड़ा या फिर दलित समुदाय के नेता को ही मिलनी चाहिए। इस बात का सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, महागठबंधन में दरारें पड़ती जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा के साथ 65 सीटों पर होंगे उपचुनाव, जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ साथ 65 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। दरअसल देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। इन पर उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में ये तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही खाली सीटों पर उपचुनाव भी करा दिए जाएं। आयोग के मुताबिक बिहार में नए विधान का गठन 29 नवंबर से पहले हो जाना है, लिहाजा उसी के मुताबिक विधानसभा चुनाव पूरे होने हैं। ऐसे में रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव भी बिहार विधानसभा के साथ ही होंगे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर के आसपास बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों में हो सकती है वोटिंग। बिहार में मतदान 3 चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लिहाजा उन इलाकों में सबसे आखिर में मतदान करने की योजना पर काम चल रहा है। 15 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेने की योजना है। उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली के बीच के 20 दिनों के दौरान मतदान और मतगणना हो जाए, ताकि दिवाली से पहले सारा काम निपट जाए और चुनावी प्रक्रिया में लगे कर्मचारी और अधिकारी दिवाली मना सकें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का पीएम मोदी पर तंज, रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 12 करोड़ रोजगार गायब हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था गायब है, आम जनता की आमदनी गायब हो गई है, लेकिन सरकार से सवाल पूछा तो उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, विकास गायब है। असल में राहुल गांधी लगातार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को विफल बताकर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर हमला था। 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए। इसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला, आपका पैसा घरों से निकालकर उसका
का प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है। नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे, अगर ऐसा होगा तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता का कहना था कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते हैं। हमें नोटबंदी के इस हमले को पहचानना होगा और देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार युवा कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल। 5 सितंबर को रोजगार दो डिजिटल रैली का करेगी आयोजन। जी हां दोस्तों, 5 सितंबर को बिहार युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार दो डिजिटल रैली सह बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन पटेल ने बताया कि इस डिजिटल रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, अजय कपूर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलावरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। गुंजन पटेल ने आगे बताया कि बिहार युवा कांग्रेस बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन अभियान की भी शुरुआत करेगी, जिसके तहत हम प्रदेश के सभी शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस रैली का प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। साथ ही साथ सभी जिलों में लगभग 500 की संख्या में LED टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दो अभियान से जोड़ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार दो डिजिटल रैली कोई चुनावी रैली नहीं, बल्कि बिहारी युवाओं का नीतीश और मोदी सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग है। रोजगार दो अभियान के निर्णायक चरण की शुरुआत होगी और बिहारी युवा मिलकर इस युवा विरोधी सरकार को परास्त करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ में 12 को ताकत दिखाएंगे कमलनाथ। रैली के जरिए भाजपा को देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 सितंबर को ग्वालियर जा रहे हैं। अपनी सरकार गिरने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ पहली बार ताकत दिखाएंगे। वह आम जनमानस के ऊपर थोपे गए उपचुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोलने के साथ ही बुनियादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाएंगे। कमलनाथ के इस दौरे को कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर क्षेत्र में कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद जो समर्पित कार्यकर्ता तटस्थ थे, वे अब पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने लगे हैं। इसीलिए कांग्रेस को अब अपने मूल्य कार्यकर्ताओं से उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस वर्ग को साधने के लिए भी कांग्रेस ने कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि कमलनाथ जनता के बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। जनमानस के साथ भाजपा ने जो धोखा किया है उसे सभी जानते हैं। वह जनता को इसका हिसाब लेने के लिए प्रेरित करेंगे और कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष तैयार, कांग्रेस बना रही है रणनीति। मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस विपक्ष के साथ मिलकर साझा रणनीति के तहत हमलावर होगी। उसकी कोशिश होगी कि पहले दिन ही हंगामा कर मोदी सरकार को घेरा जाए। दरअसल सरकार जिस तरह असहमति के स्वर को दबाने और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है, उसे लेकर गैर एनडीए सरकारों से तालमेल बैठाकर सदन के अंदर और बाहर हमला किया जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 11-12 सितंबर को कांग्रेस विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाकर अपनी साझा रणनीति को अमल में लाने की प्रक्रिया तैयार करने के साथ साथ उन मुद्दों को चिन्हित करेगी जो सदन में उठाए जाने हैं। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को रेखांकित किया है उनमें सरकार द्वारा लाए गए 4 अध्यादेश हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस सदन में हंगामा खड़ा करने की योजना बना चुकी है। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि पार्टी द्वारा गठित 10 सदस्यों समिति की अभी पहली बैठक हुई है। 14 सितंबर से पहले रणनीति बनाने के लिए अभी 4-5 बैठकें और होनी है। इसी बीच सपा, द्रमुक, टीएमसी, एनसीपी, वाम दलों सहित अन्य दलों से चर्चा होगी। कुछ दलों के साथ बातचीत जारी है। शेष से बातचीत सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जाएगी। विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने और हमलावर होने की कोशिश करेगा उनमें गिरती अर्थव्यवस्था, कोरोना, बेरोजगारी, चीनी घुसपैठ, जीएसटी सहित दूसरे मुद्दे शामिल होंगे। आनंद शर्मा के अनुसार सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति सदन शुरू होने पर सदन की बैठक से पूर्व निर्धारित होगी, लेकिन मुद्दे साफ हैं, जिनको लेकर पार्टी का रुख आक्रामक रहने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, जीतन राम मांझी की घर वापसी से एनडीए में खलबली, 7 सीटों पर दावेदारी से उलझन में बीजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति और गर्म हो गई है। मांझी के एनडीए में आने से पहले ही बीजेपी और एलजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम के दावे वाली सीटों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले ही राजद से जेडीयू में शामिल हुए विधायकों की सीटों
सीटों पर प्रदेश भाजपा अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। अब हम के साथ भी पेच फंसता दिख रहा है। वैसे तो मांझी बिना शर्त एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हम के नेता 7 से 8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। हम सेक्युलर के नेताओं की माने तो उनकी संभावित 7 सीटें और जेडीयू में राजद से आए 7 विधायकों की सीटें यानी कुल 14 सीटों में से कम 10 पर भाजपा और लोजपा से अनबन की नौबत आ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी की एनडीए में शामिल होने से चिराग परेशान, बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने से बिहार का सियासी हलचल तेज हो गया। एनडीए बिहार में एलजेपी के रामविलास पासवान उनके बेटे चिराग पासवान को साथ रखकर दलित समुदाय को साधने का प्रयास करता रहा है। वहीं मांझी के आने से अब समीकरण बदलने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की यह कवायद चिराग पासवान को नागवार गुजरी है। साथ ही एलजेपी सीटों में बंटवारे में हो रही देरी से परेशान है। पार्टी चाहती है जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे हो जाएं। एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री और सीट बंटवारे में एनडीए की देरी पर चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड की दिल्ली में बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक 7 सितंबर को होगी। एलजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी और गठबंधन पर चर्चा करेगी। इस बैठक में संसदीय बोर्ड की तरफ से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को कोई भी फैसला लेने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। दरअसल गठबंधन में एक साथ होते हुए भी एलजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान अब खुलकर बाहर आ गई है। चिराग पासवान ने कई बार अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वहीं नीतीश कुमार की मांझी को अपने साथ लाने पर चिराग की काट के तौर पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने फिर बोला बिहार सरकार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर से राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जी से आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वे गुस्से से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। गुरुवार को भी तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। साथ ही अब इस मसले पर बात करने से भी डरती है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया है कि सरकार राज्य के युवकों को भ्रमित कर रही है। नौकरियां छीन ली गई, पुराने उद्योग धंधे बंद हो गए, एक भी नया कारखाना नहीं खुला। ऐसे में रोजगार का अवसर कहां से पैदा होगा? ऊपर से सरकार से इस मसले पर बात करने की कोशिश करने पर सत्ता में बैठे लोग खुल नहीं जाएं, लिहाजा वह इस मसले की चर्चा नहीं करते। करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 सितंबर को आमने सामने होगी कांग्रेस और जेडीयू, पार्टी की तैयारियां पूरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनावी शंखनाद 7 सितंबर से करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। बिहार क्रांति महासम्मेलन से पार्टी चुनावी बिगुल फूंकेगी। पहले ये सम्मेलन 1 सितंबर से होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बिहार क्रांति महासम्मेलन की तारीख 7 सितंबर कर दी गई। वहीं जेडीयू की वर्चुअल रैली भी 7 सितंबर को ही आयोजित होगी। दोनों ही पार्टियों के बीच वर्चुअल टक्कर होगी। 7 सितंबर से जहां एक और जेडीयू का निश्चय संवाद होगा, तो वहीं कांग्रेस का भी महासम्मेलन शुरू हो जाएगा। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू सिर्फ एक वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन कांग्रेस 7 सितंबर से लगातार 38 जिलों में वर्चुअल रैली करेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस रैली के माध्यम से जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बिहार में बदलाव चाहती है, जनता एनडीए से रस्त हो गई है। 38 जिलों में वर्चुअल रैली के बाद राहुल गांधी की रैली होगी, जिसमें 3 लाख लोग जुड़ेंगे। वहीं जीतन राम मांझी एनडीए पर मदन मोहन झा ने कहा है कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मांझी गए तो वामदल आए हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एनडीए में भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। 15 से 20 सितंबर तक सीट बंटवारे पर निर्णय हो जाएगा। ये भी फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन के कौन से दल कितनी सीटें दी गई हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। शक्ति सिंह गोहिल आज आएंगे पटना, कांग्रेस के चुनावी मिशन को देंगे रफ्तार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आज फिर पटना आ रहे हैं। वह शाम 4 बजे की फ्लाइट से गोहिल पटना पहुंचेंगे, जहां से वह सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। इस बीच गोहिल बिहार कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार में चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती एवं दमखम दिखाने के लिए उत्तर बिहार से विधानसभा वार बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत हो रही है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल बिहार आने से पहले दिल्ली
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक हाई लेवल मीटिंग में भी शामिल होंगे। उसके बाद बिहार दौरा की शुरुआत होगी। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोहिल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं को चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाएंगे उससे दिल्ली में उससे रूबरू कराएंगे। साथ ही महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के सीटों पर दावेदारी को लेकर सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाने की भी रणनीति शामिल होगी। गोहिल पटना पहुंचे ही पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले नाखुश हैं। उनकी नाराजगी दूर कर नई सीटों पर टिकट के उम्मीदवारों के चयन के साथ उनके क्षेत्र में काम की भी आकलन किया जाएगा और कोशिश होगी कि महागठबंधन से ज्यादा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। राजकोट के 40 नेता और कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही हार्दिक पटेल ने बीजेपी को चौंका दिया। उन्होंने राजकोट में एक कार्यक्रम आयोजित करके बीजेपी के 40 सदस्यों के त्यागपत्र दिलाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।